सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दूसरे स्पीकर मोहतरम जनाब प्रोफेसर बलराज पांडे साहब, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और आज के इस कार्यक्रम के हवाले से अपनी बात रखें। चूँकि देखिए हम पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा हम हालांकि कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हम सब आपको सुनने के इश्तियाक में हैं, लेकिन ये कि हमारी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। थोड़ा सा समय का जो है वो ख्याल रखें, और सर को जो है वो कहीं दूसरी जगह जाना भी है, तो कार्यक्रम को हम कोशिश करें कि समय पे जो है वो संपन्न कर सकें तो बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूं प्रोफेसर बलराज पांडे सर से को आमंत्रित करता हूं कि सर वहीं से बोलेंगे या आइए। एक बार जोरदार तालियां जो है प्रोफेसर बलराज पांडे सर के लिए। आप हिंदी के जाने माने ज्ञाता है, साथ ही साथ इतिहास पर भी आप गहरी नजर रखते हैं। इस सभा की सदारत कर रहे आदरणीय आफ्ताब साहब और मंच पर बैठे हुए हमारे अजीज दोस्तों और श्रोतागण, ये 2 बजने वाला है और 3 बजे आफ्ताब साहब की ट्रेन है। मैंने तो कहा आफ्ताब साहब से कि आप बोल लीजिए, उसके बाद मित्रों, सरफराज साहब ने बहुत ही डेटाबेस अपनी बातें आपके सामने रखी और बहुत ज़रूरी जानकारियाँ दी कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज में शिक्षा की स्थिति है वो उतनी संतोषजनक नहीं है। और सरफराज साहब के वक्तव्य से हमें ये प्रेरणा मिलती है, आप लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे अपनी कम्युनिटी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर मुझे बोलना है। वो सबसे बड़ी बात कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सच को सच कहना और झूठ तथा अन्याय का विरोध करना मौलाना आज़ाद के कुल की पुरानी रीति थी। ये खास जो उनका व्यक्तित्व था, सच को सच कहना और झूठ तथा अन्याय का विरोध करना मौलाना आज़ाद के कुल की पुरानी रीति थी। मैंने पढ़ा, हमारे विद्यार्थी रहे हैं समीर कुमार पाठक, और उनकी एक पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद विचार यात्रा, संपादित की है उन्होंने, और 50 पृष्ठों की भूमिका उन्होंने लिखी है। मौलाना साहब के जो पूर्वज मौलाना जमालुद्दीन, उन्होंने अकबर को मुजद हिंद मानने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। जमालुद्दीन, मौलाना जमालुद्दीन ने, यानी उसमें अकबर के लिए कहा गया था कि ये बड़े विद्वान, बड़े कला और संगीत के प्रेमी हैं, ऐसा दस्तावेज उनके सामने रखा गया, लेकिन मौलाना जमालुद्दीन ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर, जिन्हें महान कहा जाता है, उनका किस तरह से मौलाना साहब के पूर्वजों ने विरोध किया था। फिर उनके पिता खैरुद्दीन, मौलाना साहब के पिता, लेकिन उनसे भी पहले जो मौलाना जमालुद्दीन थे जिन्होंने अकबर का विरोध किया था, उनके बेटे शेख मोहम्मद ने जहांगीर के सामने झुककर सलाम करने के आदेश को अस्वीकार कर दिया था। यानी अकबर का भी विरोध और जहांगीर का भी विरोध, कि शेख मोहम्मद ने जहांगीर के सामने झुककर सलाम करने के आदेश को अस्वीकार कर दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर मौलाना साहब के पिता खैरुद्दीन, वो विद्वान भी थे और एक धार्मिक व्यक्ति थे,
लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना साहब के पिता खैरुद्दीन का बहुत बड़ा योगदान था, यानी अहम रोल था। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो पूर्वज रहे हैं उनकी विशेषता रही है। इसलिए सच को सच कहना और झूठ अन्याय का विरोध करना एक तरह से विरासत में मिला था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। तो आप जानते ही हैं कि मक्का में उनका जन्म हुआ था। 1895 में परिवार उनका कलकत्ता आया और 1909 में राजनीतिक जद्दोजहद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का हौसला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में बुलंद हुआ। फिर मौलाना साहब की इच्छा थी कि कैसे मुसलमानों में राजनीतिक जागृति पैदा की जाए। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में रहते हुए महसूस किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान राष्ट्रीय मांगों के प्रति या तो उदासीन हैं या उनके विरुद्ध हैं। मौलाना साहब ने महसूस किया था अपनी कम्युनिटी में कि हिंदुस्तान के मुसलमान राष्ट्रीय मांगों के प्रति या तो उदासीन हैं या उनके विरुद्ध हैं। इसलिए उनकी इच्छा थी कि मुसलमानों में कैसे राजनीतिक जागृति पैदा की जाए ताकि स्वतंत्रता संग्राम में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। और मौलाना साहब की इस जागृति पैदा करने वाली इच्छा का मुस्लिम कम्युनिटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सन 1912 में अल हिलाल के प्रकाशन से राष्ट्रवाद की यात्रा की शुरुआत की, अल हिलाल के प्रकाशन से, और उर्दू पत्रकारिता के गौरव को एक प्रकार से बढ़ाया तथा स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र बनाया। मौलाना साहब ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध के साथ साथ संप्रदायवाद और धार्मिक संकीर्णतावाद का भी विरोध किया। उन्हें कई प्रकार के अपमान का सामना करना पड़ा। उनको अपनी कम्युनिटी को लोगों ने नुमाइशी बच्चे कहा, इस्लाम के गद्दार तक कहा, हिंदुओं के भाड़े के टट्टू तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहा गया। लेकिन मौलाना का व्यक्तित्व इतना दृढ़ था कि वे अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। जनतंत्र, स्वतंत्रता और वैचारिक खुलेपन के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे और इसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। मौलाना साहब का कहना था कि द्विराष्ट्रवाद की धारणा प्राणघातक रोग की तरह है। द्विराष्ट्रवाद की धारणा प्राणघातक रोग की तरह है। जो मौलाना साहब ने तकरीर की है या जो भी लिखा है या अपनी पत्रिकाओं में जो प्रकाशित किया है, उन्होंने एक हेनरी बिस्टा लुईसी को कोट किया है। हेनरी बिस्टा लुईसी का कहना है कि उचित शिक्षा एक नहर के किनारे उगे उस वृक्ष की तरह है जो अपनी मोटाई, विस्तार और हरितिमा को गर्व से प्रदर्शित करता है। उचित शिक्षा, ध्यान दीजिए, सिर्फ शिक्षा नहीं, उचित शिक्षा, उचित शिक्षा। आज तो आप देख ही रहे हैं बड़े बड़े शिक्षित होकर और किस प्रकार के अपने तकरीरों में जहर उगलने वाले नेता हम लोगों के सामने रोज हो जाते हैं। इसलिए मौलाना साहब ने उचित शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है। और यह जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो सही रास्ते पर या सही रास्ता हमको दिखाए ही। देखना चाहिए कि
शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की नीयत क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। इसलिए कहते हैं कि उचित शिक्षा एक नहर के किनारे उगे उस वृक्ष की तरह है जो अपनी मोटाई, विस्तार और हरितिमा को गर्व से प्रदर्शित करता है। और एक मनुष्य भी उसी वृक्ष की तरह है। मानवीय संस्कृति कलात्मक एवं नैतिक अनुशासन के उत्पादन के सिवा और कुछ नहीं है। मानवीय संस्कृति कलात्मक एवं नैतिक अनुशासन के उत्पादन के सिवा और कुछ नहीं है। मौलाना साहब ने, जैसा सरफराज साहब ने भी कहा, ये कि जो विलायत की शिक्षा थी, निश्चित रूप से साइंस और टेक्नोलॉजी में विलायत की शिक्षा बहुत आगे थी, लेकिन मौलाना साहब ने विलायत की शिक्षा की भी आलोचना की है। उनका कहना है कि अपने शिक्षण द्वारा यूरोप ने लोगों को प्रेम और स्नेह, तर्क और ज्ञान, भावनाओं और अनुभूतियों से वंचित कर दिया है। टेक्नोलॉजी में तो यूरोप आगे गया, लेकिन जो मनुष्य के बीच प्रेम और स्नेह, तर्क और ज्ञान, भावना और अनुभूतियां होती हैं, जो कि मनुष्य होने का एक प्रमाण है। अगर हमारे अंदर संवेदना नहीं है, मानवीय संवेदना नहीं है, इसका मतलब कि हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। मैं आज महसूस करता हूँ, अपने समाज में मैं महसूस करता हूँ कि हमारे अंदर की मनुष्यता का प्रतिशत बहुत हद तक घट रहा है और घटाया जा रहा है। व्यवस्था जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वो पूंजीवादी व्यवस्था एक विश्वग्राम तो बना रही है, लेकिन आदमी आदमी को बांट भी रही है, आदमी आदमी को अलग भी कर रही है। मौलाना आजाद चाहते थे कि उस प्रकार की शिक्षा दी जाए जो मनुष्य के बीच स्नेह पैदा करे, जो तर्क और ज्ञान को विकसित करे और जो मानवीय मूल्यों को और अधिक से अधिक मात्रा में विकसित करे। वे कहते हैं कि ब्रिटिश शिक्षा ने या विलायत की शिक्षा ने मस्तिष्कों को मानवीय मूल्यों से अलग करके श्रद्धा की जगह घृणा और अंधविश्वासों और बेहूदगियों से भर डाला है। ये मौलाना साहब का शब्द है कि पाश्चात्य शिक्षा ने मस्तिष्कों को मानवीय मूल्यों से अलग करके श्रद्धा की जगह घृणा और अंधविश्वासों और बेहूदगियों से भर डाला है। इस स्थिति से मुक्ति का एक ही तरीका है कि सतही शिक्षा को छोड़कर बौद्धिक और मानसिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। सतही शिक्षा को छोड़कर बौद्धिक और मानसिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मौलाना साहब कहते हैं कि शिक्षा का एक आधार है आलोचना। शिक्षा का आधार है आलोचना। चयन एवं ज्ञान के द्वारा मनुष्य की क्षमताओं का जो शिक्षा विकास करती है, वह शिक्षा तो हमारे लिए सार्थक है, लेकिन हमारे ज्ञान के द्वारा मनुष्य की क्षमताओं का जो शिक्षा विकास नहीं करती है, उस शिक्षा का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। मौलाना साहब का कहना है कि शिक्षकों को अच्छे व्यवहार के आदर्शों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को भी विकसित करने की बात मौलाना साहब करते हैं कि शिक्षकों को अच्छे व्यवहार के आदर्शों के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए। आज बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे शिक्षकों के साथ भी विडंबना है। आपने वो जाटलैंड की उस घटना को शायद भूला न होगा, जिसमें कि एक शिक्षिका एक मुस्लिम बालक को पिटवाने के लिए
सभी हिंदू बच्चों को बारी बारी से बुलाती है और एक एक थप्पड़ लगवाती है, और जो बच्चा कम जोर से मारता है उसको वो दंडित करती है कि ज्यादा जोर से मारने के लिए वो प्रेरित करती है। इस प्रकार के शिक्षक, न सिर्फ इस प्रकार के शिक्षक यानी नफरत पैदा करने वाले शिक्षक हमारे समाज में विकास पा रहे हैं, उन्नति पा रहे हैं, बल्कि इस नफरत को बढ़ावा देने वाली शक्तियां भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि कैसे आदमी आदमी के बीच धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर या जाति के आधार पर विभाजित किया जाए, बांटा जाए। तो इस प्रकार की जो विडंबनाएं हमारे समाज में आज मौजूद हैं, इनसे अगर कोई रक्षा कर सकता है तो जो शिक्षक है, आदर्श शिक्षक ही उससे रक्षा कर सकता है। मौलाना साहब का कहना है कि शिक्षकों को चाहिए कि विद्यार्थियों के साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करें, विद्यार्थियों के साथ दयालुतापूर्ण व्यवहार करें, उनकी बौद्धिक क्षमता को विकसित किया जाए तथा उनकी रुचियों और रुझानों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए, उनकी रुचियों और रुझानों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। हमारे यहाँ स्थिति क्या है? हमारे यहाँ विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ दयालुता पूर्वक व्यवहार किया जाए। एक घटना घटी, उसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक विद्यार्थी कक्षा 6 का और नकल करते हुए पकड़ लिया गया। जो नकल करते हुए पकड़ लिया गया, क्लासरूम की जो इन्विजिलेटर थी उसने उसकी खूब पिटाई की विद्यार्थियों के सामने। फिर उसको प्रिंसिपल के कमरे में ले गई और प्रिंसिपल ने भी उसकी पिटाई की, प्रिंसिपल ने भी उसकी पिटाई की। फिर कक्षा में ले आकर बच्चों से उसके विरुद्ध नारे लगवाए गए, नकल करने वाले शर्म करो, नकल करने वाले शर्म करो के नारे लगवाए गए। परिणाम क्या हुआ? रात में वो घर गया और घर जाकर वो फांसी पर लटक गया। और फांसी पर लटकने के पहले उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि मैं एक छोटा बच्चा था, मुझे एक बार तो माफ कर ही देना चाहिए, मुझे एक बार तो माफ कर ही देना चाहिए था। और कक्षा 6 के इस छोटे बच्चे, मैंने निष्कर्ष निकाला कि कक्षा 6 के इस छोटे बच्चे का दिमाग इतना विकसित था कि सभी विद्यार्थियों, सभी अध्यापकों और प्रिंसिपल के दिमाग से कहीं ज्यादा उसके अंदर मनुष्यता की भावना थी। एक छोटे से बच्चे के अंदर एक लाइन का उसका यह पत्र कि मैं छोटा बच्चा था, एक बार मुझे माफ कर देना चाहिए। ये हमारे आज के समाज की, शिक्षित समाज की विडंबना है। आप किससे किससे अपना बचाव करेंगे? तो इस शिक्षित समाज की विडंबना को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर मनुष्यता या मानवीय भावना का विकास हो। मौलाना आजाद बड़ी बड़ी डिग्रियों की तुलना में इस बात पर सबसे ज्यादा बल देते थे कि सबसे जरूरी है हमारे अंदर बेसिक तौर पर मनुष्यता का विकास करना। इंसान या इंसानियत क्या होती है, इसकी शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि हम लोगों को बड़े बड़े विद्वानों ने प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया था। आज शिक्षा की क्या स्थिति है, प्राइमरी स्कूलों की क्या स्थिति है, सरफराज साहब जानते हैं, आफ्ताब साहब जानते हैं। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति है कि जिन प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा मोटी तनख्वाह लोग पाते हैं, वहाँ शिक्षा की दुर्दशा है और वो सब लड़के सभी इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं, सभी लड़के इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं और इंग्लिश स्कूल में जाने की क्षमता सबके अंदर नहीं है।
इंग्लिश स्कूलों में जाने की क्षमता, हम लोग 10 बजे प्राइमरी स्कूल में जाते थे और 5 बजे घर लौट आते थे। आज छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल का हो या हाई स्कूल का हो, भरपूर नींद नहीं ले पाता है, ठीक से वो खाना नहीं खा पाता है, ठीक से वो नाश्ता नहीं कर पाता है, क्योंकि 7 बजे बस आ जाती है, 3 बजे वो बस से उतरता है, खाना खाकर 1 घंटा सोता है, 2 घंटा सोता है, तब तक जो ट्यूशन करने वाला अध्यापक है वो ट्यूशन करने वाला अध्यापक हाजिर हो जाता है। किस प्रकार से आप बच्चों को दंडित कर रहे हैं? तो बच्चों को जब आप भरपूर भोजन नहीं देंगे, भरपूर नाश्ता नहीं देंगे, भरपूर नींद नहीं देंगे, कैसी शिक्षा आप पढ़ाएंगे? मेरा अपना इस समय का अनुभव है। हमारे एक रिश्तेदार की लड़की ने उससे पूछा कि तुम डिग्री कॉलेज में पढ़ती हो, साइंस पढ़ती हो, तुम्हारे अध्यापकों का क्या क्या नाम है? एक भी अध्यापक का नाम वो नहीं बता पाई। हमने कहा क्यों? उसका कहना था कि हम क्लास नहीं अटेंड करते हैं, उसके बदले में हम कोचिंग जाते हैं। क्लास अटेंड नहीं करते हैं, कोचिंग जाते हैं। क्लास अटेंड नहीं करते इसका मतलब कि क्लास में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए कोचिंग। और शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण हो चुका है। इस बाजारीकरण, व्यवसायीकरण से हमें इस शिक्षा को बचाना है। कैसे बचाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि सबके लिए समान शिक्षा, लेकिन सबके लिए समान भिक्षा तो है, लेकिन सबके लिए समान शिक्षा नहीं है। यह स्थिति है हमारे समाज में। समान शिक्षा नहीं है। 80 करोड़ लोगों के लिए, सबके लिए अनाज तो सरकार दे सकती है, लेकिन समान शिक्षा। बंबई में देखिए, बंबई में एक महीने की जो एक्टर्स वगैरह हैं, उनके बच्चों की फीस जो है वो 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपया एक महीने की फीस एक बच्चे की है। कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं वो नौकरी नहीं पाते? कैसे पाएंगे उन सबों की तुलना में? यह स्थिति है। आप खड़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि मुझे खत्म करना चाहिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अफ्ताब साहब को जाना है तो मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा मैटर था। ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज की तारीख की सबसे बड़ी विडंबना है। आपने शायद किसी राजनेता के मुंह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम सुना होगा, शायद किसी राजनेता के मुंह से। बड़े बड़े तकरीर, बड़े बड़े भाषण लोग देते हैं, आज़ाद साहब का नाम नहीं लेते। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की और मौलाना साहब का मानना था कि संगीत ने हिंदू मुस्लिम एकता को जितना मजबूत किया है उतना किसी दूसरी विधा ने नहीं किया है। पंडित रविशंकर के सितार वादन के साथ साथ हम तबला वादन में देखते हैं कैसे कैसे और हमारे मुस्लिम उस्ताद जो हैं उनके साथ संगत करते हैं। अल्लाह रखा साहब, अलाउद्दीन खां। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ भारतीय संगीत कितनी ऊंचाई तक गया, ये हिंदू मुस्लिम एकता के कारण वह ऊंचाई, जिसमें कि आप देखते होंगे हमारे बनारस में जब शास्त्रीय संगीत होता है तो भारतीय लोगों की तुलना में विदेशी जो श्रोता हैं वो अधिक से अधिक संख्या में मौजूद रहते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना उन्होंने की, फिर ललित कला अकादमी की उन्होंने स्थापना की, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनाना ही उनका उद्देश्य नहीं था। वो चाहते थे कि जो प्राचीन भवनों में, प्राचीन मंदिरों में या ताजमहल में जिस प्रकार की कलाकृतियां, जो वास्तुकला है
वो वास्तुकला किस प्रकार से हमारे समाज में आज भी विकसित हो, उस वास्तुकला को विकसित करने के लिए मौलाना साहब ने ललित कला अकादमी की स्थापना की। वो शेरो शायरी की बात आई कि इसके लिए कुछ हो रहा है कि नहीं, साहित्य अकादमी की उन्होंने स्थापना की। और साहित्य अकादमी में भारत की जितनी मान्यता प्राप्त यानी छठी समकालीन जो ये समवर्ती सूची में जो भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की मौलाना साहब ने। और साहित्य अकादमी के माध्यम से साहित्य, कला, संगीत यानी मानव समाज का, मनुष्य की क्षमता का अधिक से अधिक विकास हो, मनुष्य की बुद्धि का अधिक से अधिक विकास हो, मनुष्यता के विकास में मनुष्य की बुद्धि का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। मौलाना आजाद की यह इच्छा थी, उनका यह उद्देश्य था। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मौलाना साहब का यह कहना था कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए इन अकादमियों के विकास में, कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। आज क्या कहेंगे, सरफराज आलम साहब भी जानते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 लाख में प्रोफेसरी बिक रही है। हमारे साथ पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर वाइस चांसलर बनना चाहते थे, अपने परिचित के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि अमुक हमारे सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। सेक्रेटरी ने कहा कि अगर 2 करोड़ 20 लाख रुपया है तो आपको कल ही मैं वाइस चांसलर बना दूंगा। यह स्थिति है। इसलिए हमारी शिक्षा किस प्रकार से आक्रांत हो रही है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इस सच्चाई को जब हम आप सबके सामने रखने का साहस नहीं दिखाएंगे, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सच को कहना और अन्याय का विरोध करना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। मैंने कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बलराज पांडे साहब। अभी अपने विचारों से जो है हमें ओतप्रोत कर रहे थे। और जाहिर सी बात है कि जब विद्वान कोई माइक संभालता है और वो तमाम जो बातें हैं वो गर्दिश करती हैं, तो क्या कहे और क्या छोड़े, ये एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन बड़ी खूबसूरती से आपने जो है अपने वक्तव्य को रखा और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो प्रकाश डाला। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।